चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गुडविल के कुछ क्वेश्चंस। आतिफ और शहजाद दो पार्टनर्स हैं फर्म में जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया है 3:2 की रेशो में। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब आतिफ और शहजाद की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? 3:2। ओल्ड प्रॉफिट रेशो ये थी उनकी। अब उन्होंने 1 अप्रैल से क्या डिसाइड किया कि वो इक्वली शेयर करेंगे, यानी 1:1 में। ये क्या होगी? हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस और गेन ऑफ पार्टनर्स। देखो, हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते थे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जब हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते थे और अगर जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव में आ जाता था, अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे और आंसर हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि इस पार्टनर ने क्या किया है? सेक्रीफाइस। क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं और आंसर अगर हमारा पॉजिटिव में आ जाता है तो हम कहेंगे कि उस पार्टनर ने क्या किया? सेक्रीफाइस। लेकिन अगर आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? उस पार्टनर ने क्या किया है? गेन किया है। ठीक है। अब हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लिए ओल्ड क्या होगा? शेयर 3। न्यूमरेटर में तो 3 आएगा और डिनोमिनेटर में 3 और 2 का जो सम है 3 + 2 5, तो 3/5 आतिफ का ओल्ड शेयर हो गया और न्यू शेयर क्या हुआ? 1:1, मतलब 1/2। अब हम एलसीएम लेंगे 10, 6 - 5, 1/10। अगर किसी को ऐसे लगता है कि उसका एलसीएम गलत आ जाता है तो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, नीचे वाले दोनों को मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 2 है नीचे, तो यहाँ आ गया 5 × 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, 3 × 2 -1 × 5, तो 6 - 5/10। ये भी हमारा 1/10 ही आया। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल हो आप वैसे कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शहजाद के लिए। शहजाद का ओल्ड शेयर क्या था? 2/5। न्यूमरेटर में तो 2 ही आएगा और डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम आएगा, तो शहजाद के लिए क्या था? 2/5। और शहजाद के लिए न्यू रेशो क्या है? 1:2, 1/2। अब हमने एलसीएम लिया 4 - 5, तो ये -1/10 आ गया। देखो, आतिफ के लिए क्या आ रहा है? 1/10। 1/10 क्या हमारा? पॉजिटिव है। 1/10 हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो आतिफ ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। और शहजाद के लिए क्या आ रहा है? 1/10 माइनस का, तो शहजाद ने क्या किया है? गेन 1/10 शेयर। देखो, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेके और हम उसका शेयर निकाल लेंगे। हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, तो आंसर अगर हमारा पॉजिटिव में आएगा तो वो सेक्रीफाइस करेगा पार्टनर, और अगर आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा तो वो पार्टनर हमारा गेन करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर्स गिवन है। ए, बी और सी शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। मतलब 5:3:2 का क्या मतलब गया? 5/10, 3/10 और 2/10। क्योंकि 5 + 3 + 2 कितना होता है? 10। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? तीनों के 10। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5। मतलब ये 5:3:2 हमारी क्या थी? ओल्ड रेशियो। और अब उन्होंने 1 अप्रैल से क्या डिसाइड किया कि वो 2:3:5 की रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब ये क्या होगी? न्यू रेशियो।
अब 2:3:5 का क्या मतलब हो गया? 2/10, 3/10 और 5/10, क्योंकि 2 + 3 + 5 कितना होता है? 10, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 10। अब हमें कैलकुलेट करना है ईच पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस कितना हुआ ड्यू टू दिस चेंज। अब हमें पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ए के लिए अगर हम सेक्रीफाइस निकालेंगे तो ए का ओल्ड शेयर कितना था? 5/10, और न्यू शेयर भी क्या है? 2/10। अब देखो यहाँ बेस सेम है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एलसीएम किस लिए लेते हैं? ताकि हमारा बेस इक्वल आए। यहाँ 10/10 ही है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 3/10। इसी तरह बी के लिए निकाल लेंगे 3/10 माइनस 3/10 तो 0। बी ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। इसी तरह सी के लिए निकाल लेंगे 2/10 माइनस 5/10, तो ये कितना आ गया? माइनस का 3/10। देखो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं और ए के लिए हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में 3/10 आ रहा है, तो ए ने क्या किया? सेक्रीफाइस। बी का कुछ नहीं आ रहा और सी का आ रहा है नेगेटिव में 3/10, तो सी ने क्या किया? गेन। देखो हमारे पास जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर आएगा वो हमेशा गेनिंग पार्टनर के इक्वल ही आएगा, तो हम ऐसे भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्स, वाई और जेड चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 4:3:2 टू 3:3:3। मतलब ये क्या हो गया? हमारे पास 4:3:2 ओल्ड रेशियो चेंज हो गया, उन्होंने क्या रेशियो कर दी? 3:3 इक्वल, तो ये क्या होगी? हमारी न्यू रेशियो। अब 4:3:2 हमारा ओल्ड शेयर था, इसका क्या मतलब हुआ? 4 और 3 7 और 9, तो 4/9, 3/9 और 2/9। न्यू रेशियो हमारे पास क्या आई थी? 3:3:3, मतलब इक्वल आई थी। और 3 + 3 + 3 का भी सम कितना होता है? 9। इनका सम कितना? 9, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 9। 3/9, 3/9 और 3/9। अब हम सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड पार्टनर का शेयर माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। तो हम एक्स के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4/9 माइनस 3/9, ये आ गया 1/9। पॉजिटिव का आ रहा है तो एक्स ने क्या किया? सेक्रीफाइस। इसी तरह वाई के लिए निकाल लेंगे 3/9 माइनस 3/9, तो ये क्या आ रहा है? 0। इसी तरह जेड के लिए निकाल लेंगे 2/9 माइनस 3/9, ये आ रहा है -1/9, तो इसने क्या किया है? गेन, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है हमारा? नेगेटिव में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपक एंड विवेक वर पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 7:3 की रेशियो में। उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 कर देंगे। हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस और गेन ऑफ बोथ द पार्टनर्स। देखो 7:3 का क्या मतलब हो गया? न्यूमिनेटर में तो 7 ही रहा और डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम 7 + 3 10, तो ये 7/3 हो गया, 10 हो गया, और ये हो गया 3/10। ये है हमारा ओल्ड रेशियो। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 करेंगे, मतलब 2/3। 2 + 1 कितना होता है? 3, तो नीचे क्या आएगा? 3 और 1/3। तो दीपक के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे 7/10 और -2/3। अब देखो हम एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम लेना डिफिकल्ट लगता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो 10 × 3 कर दिया, नीचे जो भी है उनको इंटू में लिख लिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 7:3 कर दिया और माइनस कर दिया 10:2, तो ये हो गया 7 × 3 = 21 -20 और 30, तो ये आ गया हमारा 1/30। इसी तरह हम विवेक के लिए कर लेंगे। विवेक का ओल्ड शेयर था 3/10 और न्यू शेयर है 1/3। नीचे हमारे पास 10 × 3 आ जाएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 3 -10 × 1,
तो 9 माइनस 10/30, तो ये आ गया -1/30। अब दीपक का पॉजिटिव आ रहा है 1/30, तो दीपक ने क्या किया, सेक्रीफाइस। और विवेक का आ रहा है -1/30, तो विवेक ने क्या किया, गेन किया। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये आने वाले चैप्टर्स एडमिशन और रिटायरमेंट में भी यूजफुल रहेगा। अब देखो, करण, चरण एंड तरुण पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1, मतलब 5/10, 4/10 और 1/10। उन्होंने म्यूचुअली एग्री किया कि अब उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, 3:4:3, मतलब 3/10, 4/10 और 3/10। अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे करण के लिए, तो हमारा शेयर आएगा 5/10 माइनस 3/10। अब यहाँ हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेस हमारा सेम है, तो ये आ गया 2/10। पॉजिटिव का आ रहा है तो करण ने क्या किया, सेक्रीफाइस। इसी तरह हम चरण के लिए कैलकुलेट करेंगे 4/10 माइनस 4/10, तो ये 0/10 कितना आ गया, 0 ही आ गया। तो उसने ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया। इसी तरह तरुण के लिए कैलकुलेट करेंगे 1/10 माइनस 3/10, तो माइनस का 2/10। अब ये माइनस में आ रहा है तो इसने क्या किया, गेन किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड है। द प्रॉफिट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर के हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं 80,000, 1,00,000, 1,20,000 और 1,40,000। हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी लास्ट ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे इस केस में हमें 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 4। और इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 80,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,40,000। ये आ रहा है हमारा 4,40,000। अब 4,40,000 को अगर हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 10,000 एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट को अगर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। देखो, हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कौन से मेथड से कैलकुलेट कराना चाह रहा है। वो खुद ही क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो गुडविल की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 1,10,000 जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इस केस में 3 दिए हुए हैं, तो 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो, हमें एग्जाम में पूरी कैलकुलेशन शो करके आनी पड़ेगी, ओरली कैलकुलेट करके मत आ जाना। एग्जामिनर को क्या पता कि आपको स्टेप्स पता है कि नहीं। तो ये आ जाएगा हमारा 3,30,000 की गुडविल। तो अब फर्म के प्रॉफिट दिए हुए हैं लास्ट 3 ईयर्स के। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 40,000, जिसमें अब नॉर्मल गेन कितना है, 5,000। अब नॉर्मल गेन क्या करता है, हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ा के दिखा देता है। तो हमें करेक्ट प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे लेस करना पड़ेगा। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। ईयर 2 में हमारे पास 50,000 है आफ्टर चार्जिंग एन अब नॉर्मल लॉस ऑफ 10,000। अब नॉर्मल लॉस भी हमारा करेक्ट प्रॉफिट पता नहीं चलने देते, तो अब हम अब नॉर्मल लॉसेस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब नॉर्मल लॉसेस को हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम कोई भी जैसे एडजस्टमेंट है, अगर प्रॉफिट गलत दिया हुआ है तो सबसे पहले रेक्टिफाइड प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हम एवरेज मेथड यूज करेंगे। इस केस में जैसे 40,000 था ईयर 1 में, जिसमें से अब नॉर्मल गेन
लेस करने के बाद अगर जो ये 35,000 है, हम एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इस 35,000 के प्रॉफिट को लेंगे, मतलब रेक्टिफाइड किया हुआ प्रॉफिट लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट ईयर में 50,000 का हमारे पास प्रॉफिट था, जिसमें अब नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 10,000 का। अब नॉर्मल लॉस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये कितना हो गया 60,000। और ईयर 3 में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको एज इट इज ले लेंगे 45,000 को। अब हम इसका एवरेज करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। हम 40 या 50 को नहीं लेंगे, हम 35 और 60 को लेंगे इस केस में। अब हम इसको तो ये आ गया हमारा 1,40,000। अब हम 1,40,000 को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर और इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे यहाँ 2 ईयर्स, तो ये आ रहा है, देखो ये 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 हमने किया था, ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। ऐसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट को, ये 46666 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो गुडविल हमारी कितनी आ रही है इस केस में, 93333। देखो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखो जो भी हमारे को प्रॉफिट दिए हुए हैं इनटू वेट्स कर देंगे। जैसे इस केस में क्या आएगा, 60,000 इंटू 1 करेंगे तो 60,000 आएगा। इसी तरह 70,000 इंटू 2 करेंगे तो 1,40,000 आएगा। 90,000 इंटू 3 करेंगे तो 2,70,000 आएगा। अगर अब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये आ गया 4,70,000 इन सब का टोटल। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया है ये। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट्स इनटू वेट करके, और डिवाइड करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वेट्स मतलब इनका टोटल 3, 2 और 1, इनका टोटल कितना है 6, तो टोटल ऑफ वेट से हम डिवाइड कर देंगे। तो हम अगर 4,70,000 को डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये आ रहा है 7,83333। अब हमें क्या किया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज। तो 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो 3 इंटू 7,83333, 2,35,000। देखो हमने सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, जो भी प्रॉफिट्स थे इनटू वेट किया, उससे क्या निकला हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स को वेट से डिवाइड किया, टोटल ऑफ वेट्स कितने थे हमारे 6, डिवाइड करके हमें क्या निकाला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर हमें दिया हुआ है कि हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो 3 ईयर परचेज से हमने मल्टीप्लाई किया वेटेड एवरेज प्रॉफिट को, तो हमारी 2,35,000 गुडविल की वैल्यू आ गई। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12%। एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स इज 80,000। हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट क्या है कि दुनिया के कंपैरिजन में हम कितना कमाते हैं, वो क्या है सुपर प्रॉफिट, कि हम दुनिया से ज्यादा कितना कमा रहे हैं, वो हमारे सुपर प्रॉफिट्स हैं। अब सुपर प्रॉफिट्स के लिए हमें पता है कि सुपर प्रॉफिट्स हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज नेट प्रॉफिट तो उसने दे दिया है 80,000, तो ये तो आ गया 80,000। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम,
कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 5 लाख की, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 12%। तो ये कितना आ जाएगा 60,000। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 60,000, तो हमारी सुपर प्रॉफिट्स आ जाएंगे 20,000। अब हमें कहा है कि गुडविल बेसिस है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। गुडविल हमारी बेसिस है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स पे। अब सुपर प्रॉफिट्स हमारे 20,000 आए थे, तो 4 को अगर हम 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 80,000 गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। देखो, हमें क्वेश्चन में देखना है कि वो किस बेसिस पे, किस मेथड पे कैलकुलेट करना चाह रहा है, तो हम अकॉर्डिंगली वर्क करके चलेंगे। इस केसेस में उसने बोला था कि 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हम नॉर्मल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा कमाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सबसे पहले हमने कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100, तो ये हमारा है 60,000। फिर हमने सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए 80 माइनस 60, तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स की वैल्यू आ गई 20,000। इस 20,000 को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। फर्म ने अर्न किया एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 के। टोटल टेंजिबल एसेट्स दिए हुए फर्म के 15 लाख, और आउटसाइड लाइबिलिटीज दी हुई हैं 3 लाख। हमें दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस में अर्न करता है वो 10%। हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल की वैल्यू यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब अगर हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है, उस केस में हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं कि कितनी उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, मतलब उस प्रॉफिट को कमाने के लिए नॉर्मल इंडस्ट्री कितना पैसा लगाती, वो क्या होती है हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, माइनस हमें करना है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कितने हैं कंपनी के। अब नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एसेट्स में से अगर हम आउटसाइड लाइबिलिटीज लेस कर देते हैं। नेट एसेट कैसे आते हैं, टोटल एसेट्स में से अगर हम आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस कर दे। अब कैपिटलाइज वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, इस केस में फर्म ने अर्न किया है 1,50,000 का एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है सिमिलर इंडस्ट्री का 10%। इस केस में हम रिवर्स कैलकुलेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो 1,50,000 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 लाख। और नेट एसेट्स हमारे कितने हैं, टोटल एसेट्स है हमारे 15 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं 3 लाख, तो ये आ गया 12 लाख। 15 माइनस 3 लाख, तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही है इस केस में 3 लाख। देखो, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है। वो हम एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे NRR से, तो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। फिर हम फाइंड आउट करेंगे नेट एसेट्स। एसेट्स में से अगर हम आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे तो वो जो बचेगा वो हमारी क्या होंगी, नेट एसेट्स। फिर हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स कैलकुलेट करनी है हमें गुडविल की वैल्यू बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। टोटल एसेट्स हमें दिए हुए हैं 8 लाख और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दी हुई हैं 2 लाख। अब हमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स में से अगर हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख माइनस 2 लाख, तो 6 लाख का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट किया 6 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया हुआ है 15%, तो 15/100, तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितने आ गए 90,000। अब हम सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स 1,10,000। इस 1,10,000 में से अगर हम 90,000 के नॉर्मल प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे आ जाएंगे सुपर प्रॉफिट 20,000 के। अब हमें कैपिटलाइजेशन से निकालना है, तो कैपिटलाइजेशन में हम क्या करते हैं, NRR से डिवाइड कर देते हैं। तो हम अगर इस 20,000 के सुपर प्रॉफिट को, NR हमारा कितना दिया हुआ है 15% से अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी गुडविल की वैल्यू आएगी 1,33,333। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो हमें पता है उनका फॉर्मूला क्या है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, जो हमारा आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100। फिर हमने सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लिए। अब एवरेज ऑफ कैपिटलाइजेशन से निकालना है, तो हम उस सुपर प्रॉफिट्स को डिवाइड बाय NRR करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हमें लास्ट 3 ईयर्स के 90,000। हाउएवर अ मेजर रिपेयर करी प्लांट को कॉस्टिंग 30,000 की, जिसे हमने रेवेन्यू दिखा दिया। अब था ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने उसे खर्चा दिखा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एसेट क्रिएट करेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है। जबकि हमें गलती से इसे रेवेन्यू मान लिया, तो अब हम एसेट क्रिएट कर देंगे और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करना है हमें एडजस्टेड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हमें पता है हम एवरेज प्रॉफिट में अगर कोई गलती है पहले उसको रेक्टिफाई करते हैं और फिर एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हैं। तो अगर हमारे पास 90,000 का प्रॉफिट था, अब हमें एसेट दिखानी है, तो हमें अमाउंट ऐड करना पड़ेगा 30,000, और इस 30,000 पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा तो एसेट में से रिड्यूस होएगा तो लेस होएगा। तो 30,000 का 10% अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,17,000 रेक्टिफाइड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्या है हमारा रेक्टिफाइड एवरेज प्रॉफिट। अब हमें गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इस 1,17,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,34,000। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और एग्जामिनर बार बार पूछता है कि हमारे पास कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा था जिसे हमें रेवेन्यू दिखा दिया, तो अब हम क्या उसका ट्रीटमेंट करेंगे, हम उसे प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, उस खर्चे को एसेट बना देंगे और फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और वही 2 पार्टनर्स दिए हुए हैं हमें, नेट प्रॉफिट दिया हुआ उनका लास्ट 3 ईयर्स का बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर एक्चुअल रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 ईच, मतलब दोनों के लिए 15,000 का रेम्यूनरेशन है। और हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं पिछले 3 सालों के 1,20,000, 1,40,000 और 1,60,000। गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए जो उनकी सैलरी है वो हर साल के खर्चे में से लेस करनी पड़ेगी, हर साल के प्रॉफिट से। अब 15,000 ईच है, तो 30,000 की जो हमारी रेम्यूनरेशन है, सैलरी है, वो हर साल के प्रॉफिट से लेस होगी। तो फर्स्ट ईयर में अगर वह हम 1,20,000 में से 30,000 का खर्चा लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90,000। इसी तरह सेकेंड ईयर में से 1,40,000 में से अगर हम 30,000 लेस करेंगे ये आ जाएगा हमारा 1,10,000।
और थर्ड ईयर के लिए हमारे पास आ जाएगा 1,60,000 माइनस 30,000, ये आ जाएगा 1,30,000। तो ये आ गया हमारा 3,30,000 का एवरेज प्रॉफिट। आ गया हमारा रेक्टिफाइड प्रॉफिट। अब इस 3,30,000 को हमें, हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,10,000। अब ये 1,10,000 हमारे पास क्या है, एवरेज प्रॉफिट। अब हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इस 1,10,000 को इंटू 3 किया तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 3,30,000। देखो जो हमारा रेम्युनरेशन है, सैलरी है, वो हर साल के प्रॉफिट से लेस होगा। उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो देखो फर्म की बुक्स में हमें एक प्रॉफिट दिख रहा है 2 लाख का फॉर द ईयर 2025। ऑन स्क्रूटनी मतलब एग्जामिनेशन करने पे हमें डिस्कवर किया कि क्लोजिंग स्टॉक उसी साल का ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब बढ़ के आ रहा है। अब हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ के आ रहे हैं तो प्रॉफिट भी हमारा बढ़ा हुआ दिख रहे हैं। तो इस प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 20,000 को 2025 के प्रॉफिट से लेस कर देंगे। और हमें पता है कि अगर कोई इम्पैक्ट कर रहा है स्टॉक पे तो वो अगले साल के स्टॉक पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के ओपनिंग स्टॉक पे इम्पैक्ट करेगा। तो 2026 में हम ये 20,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो हमारे पास 3 सालों के प्रॉफिट्स हैं, 2024, 2025 और 2026। 2024 के लिए हमें दिया हुआ है 1,50,000। 2026 के लिए, 25 के लिए हमारे पास प्रॉफिट है 2 लाख। अब 2 लाख के प्रॉफिट में हमारा 20,000 का ओवर स्टॉक था तो यहाँ से क्या कर दिया हमने, लेस कर दिया 20,000। नेक्स्ट ईयर का हमारा 2026 का प्रॉफिट है 1,80,000, इसमें हमने ये ऐड कर दिया 20,000। तो अब हमारे टोटल प्रॉफिट्स क्या आ रहे हैं, 1,50,000, 1,80,000 और 2 लाख। अब हम टोटल प्रॉफिट्स करेंगे 380 और 150, 530 डिवाइड बाय 3 तो ये आ रहा है हमारा 17,667। प्रॉफिट आ रहा है 17,667। इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इस केस में हमारे पास 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज है। तो इंटू 2 करेंगे, ये हमारा आ रहा है 353,334। तो ये हमारी आ गई गुडविल की वैल्यू। तो एवरेज प्रॉफिट के केस में हमें ये ध्यान देना है कि हमें रेक्टिफाइड प्रॉफिट से एवरेज करना है। तो नेट प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं लास्ट 3 ईयर्स के 80,000, 95,000 और 1,05,000। ये डिसाइड हुआ है कि फर्म की प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेगी और इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा है 5,000। अब इंश्योरेंस प्रीमियम फ्यूचर में होने वाला खर्चा है। हम फ्यूचर में जो होने वाला खर्चा है वो हम सीधा एवरेज प्रॉफिट से लेस कर देते हैं। ठीक है, अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,05,000 डिवाइड बाय 3, मतलब 2,80,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 93333। अब इस 93333 में से हम ये 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा लेस कर देंगे तो ये आ रहा है हमारा 88,333। अब हम इसको रिवाइज एवरेज प्रॉफिट को 3 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। 3 को इंटू 3 जो हमारे नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,65,000। देखो हम फ्यूचर में जो होने वाले एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे हो गया, उसे हम एवरेज प्रॉफिट से लेस करते हैं और उसके बाद हम जैसे गुडविल फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करेंगे। तो टोटल कैपिटल है फर्म की 6 लाख,
मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 85,000। हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट में कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, और नेक्स्ट में कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट से। देखो सबसे पहले अगर हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए तो हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमने देखा नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी है 6 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया हुआ है 10%, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 60,000। अब हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 85,000, इसमें से हमने नॉर्मल प्रॉफिट लेस किया तो 15,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इस सुपर प्रॉफिट को अगर हम नॉर्मल रेट से डिवाइड करेंगे तो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी गुडविल की, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, जो हमारी आएगी 1,50,000। और सेकंड केस में अगर हम सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे तो उस केस में हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं गुडविल निकालने के लिए। तो सुपर प्रॉफिट से हमारे 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे 4, तो 60,000। तो फर्स्ट दोनों ही मेथड में देखो हमारी गुडविल की वैल्यू 60,000 ही आ रही है, चाहे हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट किया है या नॉर्मल सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट किया है। प्रॉफिट मेथड से पहले भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा है, लेकिन ये केस उससे डिफरेंट कैसे है, इस केस में लॉस दिया हुआ है। देखो गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें, 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 40,000 का प्रॉफिट और वेट है हमारा 1। सेकेंड ईयर में दिया हुआ है हमें 20,000 का लॉस और वेट है हमारा 2। हम इस लॉस वाले को ब्रैकेट में रखेंगे ताकि हम गलती ना करें, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है थर्ड ईयर के प्रॉफिट 60,000 जिसका वेट है 3, तो ये आ गया 1,80,000। और लास्ट ईयर में हमें दिया हुआ है 80,000 जिसका वेट है 4, 3,20,000। अब ये हमने टोटल किया तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 5 लाख। देखो 180 प्लस 320 कितने हो गए हमारे 5 लाख, प्लस 40,000 540 हो गए, माइनस 40,000, तो ये कितना आ गया 5 लाख। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा आया टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट्स इनटू वेट करके, प्रॉफिट इनटू वेट करते हैं हम तो टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं। अब टोटल ऑफ वेट्स कितना है, मतलब अभी टोटल ऑफ वेट कितना है 3, 6 और 10, तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल ऑफ वेट। ये हमारा आ रहा है 5 लाख डिवाइड बाय 10, ये आ गया हमारा 50,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें दिया हुआ है 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, तो 50,000 इंटू 2, तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही है 1 लाख। देखो इस केस में सिर्फ एक ही खास बात थी कि अगर लॉस दिया होता है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट में, और फिर टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। देखो फर्म ने अर्न किया 70,000 का प्रॉफिट इन ईयर 1, लेकिन उसे लॉस हो गया ईयर 2 में। देखो ईयर 1 में उसे हुआ 70,000 का प्रॉफिट और ईयर 2 का हुआ 10,000 का लॉस। बिकॉज अ मशीन वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस कवर्ड बाय 0, ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी 30,000। अब बिजनेस में आग रोज रोज थोड़ी ना लगती है, ये हो गया हमारा अबनॉर्मल लॉस। हम अबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं ताकि हम सही प्रॉफिट निकाल पाए। ये जो हम ऐड और लेस करते हैं ये हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो इस केस में हम 30,000 की अबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 90,000। देखो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए रेक्टिफाइड प्रॉफिट को लेते हैं, मतलब उसमें अगर कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल लॉसेस हैं पहले हम उसे ट्रीट करेंगे और फिर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा आया 70,000, या आया 20,000 और या आया 90,000। तो हमारी टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए? 1,80,000। अब ये कितने सालों के प्रॉफिट है? 3 इयर्स के। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया हमारा 60,000। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब गुडविल के लिए इस एवरेज प्रॉफिट को इंटू 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60,000 इंटू 3 हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,80,000। देखो एवरेज प्रॉफिट हम हमेशा रेक्टिफाइड प्रॉफिट पे निकालते हैं। प्रॉफिट दिया है फर्म का फॉर द ईयर 25-26 1,15,000। दिस इंक्लूड्स एन इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 15,000। देखो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एक फ्यूचर की इनकम है, इसे प्रॉफिट में ऐड नहीं किया जाता, तो हम इसे क्या करेंगे? लेस। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम लेस करते हैं। इफ द प्रॉफिट फॉर लास्ट प्रीवियस 2 ईयर्स वाज 90,000 एंड 1 लाख। देखो हमें पिछले 2 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये जो पहले वाला प्रॉफिट है ये करंट ईयर का हुआ, और लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट है हमारे पास 90,000 और 1 लाख। अब इस करंट ईयर प्रॉफिट में है नॉन ट्रेडिंग इनकम, तो करंट ईयर में से लेस करेंगे। 1,15,000 में से हमने 15,000 लेस किया, तो ये कितने आया? 1 लाख। अब हमने इनका एवरेज किया तो ये आ गया 2,90,000। ये क्या आ गया? हमारे टोटल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं, तो 2,90,000 डिवाइडेड बाई 3 किया, ये आया हमारा एवरेज प्रॉफिट 966,667। और अगर हम इसे 2 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ईयर परचेज से, 96667 इंटू 2, तो ये आ रहा है हमारा 19,334। तो ये हमारी गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। देखो जिस साल की नॉन ट्रेडिंग इनकम है उस साल के प्रॉफिट से लेस होगी, हमारे गुडविल पे बेस्ड है। देखो जो वैल्यू की हुई गुडविल है वो हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस केस में हम सिंगल एंट्री पास करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। ये हम तब एंट्री पास करते हैं अगर हमारी वैल्यूड गुडविल है, लेकिन गुडविल अगर हमारी परचेज गुडविल होती तो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते। अब देखो हमारे पास आतिफ एंड कबीर आर पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो 1:1 की रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो आतिफ और कबीर की ये क्या होगी? ओल्ड रेशो। और अब उन्होंने डिसाइड किया 1:1, ये क्या होगी? हमारी न्यू रेशो। अब हमने देखा था ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ओल्ड रेशो हमारी है 3/5। आतिफ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले हम 3/5, और अब हो गई 1/2। हम इसको करेंगे 5 इंटू 2, 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 5, तो 6 माइनस 5/10, ये आ गया हमारा 1/10। हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसने क्या किया? सेक्रीफाइस। इसी तरह से हम कबीर के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। कबीर का हमारा ओल्ड शेयर था 2/5 और न्यू शेयर है 1/2। 5/2, 4 माइनस 5, तो ये आ गया -1/10। तो कबीर क्या कर रहा है? गेन। लेकिन हम गुडविल का सिर्फ शेयर का अमाउंट देते हैं, मतलब 1/10 ही देंगे सिर्फ टोटल गुडविल का। गुडविल हमारी टोटल दी है 60,000, तो हम सिर्फ 6,000 से एंट्री पास करेंगे। हमें एंट्री क्या पास करनी है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आतिफ्स कैपिटल आएगी एंट्री।
कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आतिफ्स कैपिटल अकाउंट 6,000। पी क्यू और आर पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। दे चेंज देयर रेशियो टू 2:3:5। मतलब ये क्या होगी हमारी ओल्ड रेशियो और ये क्या होगी हमारी न्यू रेशियो। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब पी क्यू और आर के लिए हमें कैलकुलेट करनी है 5/10, 3/10 और 2/10। 2/10, 3/10 और 5/10। तो ये आ गई हमारी 3/10, ये आ गई 0 और ये आ गया -3/10। हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो पी ने क्या किया? सेक्रीफाइस। क्यू ने कुछ नहीं किया। आर के लिए -3/10 आ रहे हैं, तो आर ने क्या किया? गेन। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। अब इनका शेयर क्या है? 3/10। तो हम इस वैल्यूड गुडविल का शेयर निकालेंगे 2 लाख का 3/10। तो हम 60,000 से एंट्री पास करेंगे। देखो हम एंट्री सिर्फ उसी पार्टनर के लिए पास करेंगे जो कुछ गेन या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या वो कुछ भी नहीं कर रहा तो क्या की एंट्री पास नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये ट्राई करना आप। एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी हुई है 3:2:1। उन्होंने अब चेंज कर ली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। तो ये ओल्ड वाली क्या होगी? ओल्ड रेशियो। और जो उन्होंने अब चेंज की है क्या होगी? हमारी न्यू रेशियो। अब वैल्यूड गुडविल दी हुई है हमें 90,000। देखो वैल्यूड गुडविल के लिए तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के और सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग रेशियो एंट्री पास करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जिस्टिंग गुडविल भी दी हुई है। देखो एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है वो ओल्ड पार्टनर्स की है, तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। देखो अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो ओल्ड पार्टनर्स की है और वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और अगर हमारे पास वैल्यू गुडविल है तो उसके लिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और फिर गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंट्री पास करेंगे। ठीक है। अब हम सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए एंट्री पास करेंगे। देखो 30,000 की गुडविल थी, ओल्ड पार्टनर्स के शेयर क्या थे? 3/6। 30,000 इंटू 2/6, 30,000 इंटू 1/6। तो ये आ गया हमारा 5,000, ये आ गया हमारा 15,000, ये आ गया हमारा 10,000। अब हमें पता है कि गुडविल हमारी एसेट साइड आती है। अगर गुडविल हमारी एसेट साइड आती है तो उसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अब उसे राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो गुडविल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और अगर गुडविल को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो पार्टनर्स को क्या हम कर देंगे? डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास क्या थे? एक्स वाई जेड। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारे पास गुडविल थी 30,000 की और ये आ गया 15, 10 और 5। ये हमने ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। ठीक है। अब हम न्यू गुडविल मतलब वैल्यूड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो ओल्ड पार्टनर का शेयर क्या है? 3:2:1।
3/6, 2/6 और 1/6। न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? 1:1:1, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। अब हम नीचे करेंगे मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा हमारा 3/18, 6 इंटू 3, 3 2 6 -6। ये आ जाएगा 0/18, मतलब 0। और ये आ जाएगा 6 इंटू 3, 3 -6, -3/18। तो y ने कुछ भी नहीं किया, 0 आया। और गेन किसका आया? z का। और x का क्या आया? सेक्रीफाइस। तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, मतलब जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन हम इसके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर से करते हैं। वैल्यू 3/18 है और हमारी वैल्यूड गुडविल है 90,000। तो हम यहाँ 90,000 का 3/18 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15,000 और 15,000। मतलब हम वैल्यूड गुडविल के लिए तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे, और जो परचेज हुई गुडविल है उसे राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो राइट ऑफ होने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट। और कोरेस्पॉन्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उस केस में डेबिट कर देंगे। अमन और अमन शेयर करते हैं प्रॉफिट्स 5:2 में। उन्होंने अब रेशो चेंज करके कर दी 1:1, मतलब 5:2 क्या थी हमारी? ओल्ड रेशो। और जब वो अब चेंज कर दी वो क्या होगी? हमारी न्यू रेशो। एंट्री पास करनी है हमें गुडविल की। गुडविल वैल्यूड गुडविल है 1,40,000 और एज्यूम करना है कैपिटल अकाउंट्स फ्लक्चुएटिंग है। देखो, अगर कैपिटल अकाउंट हमारे फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं। अगर यहाँ फिक्स्ड होता तो हम करंट अकाउंट में करते। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो 5/7 -1/2 ये किसके लिए आ गया? रमन के लिए। और अमन के लिए क्या आ गया हमारा? 2/7 -1/2। 7 इंटू 2 10 -7, 3/14 और 4 -7 -3/14। तो अमन क्या कर रहा है? गेन। और रमन क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट। देखो, ये क्वेश्चन सिमिलर ही है, लेकिन इसमें बेवजह या फ्लक्चुएटिंग लिखा है। अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो हम कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं। अगर यहाँ फिक्स्ड लिखा होता तो हम एंट्री करंट अकाउंट से पास करते। लेकिन अभी तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग लिखा है तो हम कैपिटल अकाउंट में ही बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसे फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं और कैपिटल अकाउंट में ही बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। अब इनका गुडविल का शेयर क्या है? 1,40,000 का 3/14। तो ये आ गया हमारा 30,000 और 30,000। ए और बी शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 3:2 में। जिन्होंने अब डिसाइड कर दिया कि वह 1:1 में शेयर करेंगे, मतलब 3:2 क्या होगी? हमारी ओल्ड रेशो। और 1:1 क्या होगी? हमारी न्यू रेशो। जनरल रिजर्व हमें दिए हुए हैं 50,000 के, और कंपनी चाहती है कि जनरल एंट्री पास करो। वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है और क्लोज करना चाहती है जनरल रिजर्व के अकाउंट को। अब हमें पता है रिजर्व क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी साइड आता है बैलेंस शीट में, मतलब इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अब अगर वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को डेबिट। सिंस ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कितने के रिजर्व है हमारे? 50,000 के। तो ओल्ड पार्टनर्स हमारे हैं A:A एंड B 3:2 की रेशियो में। 2
A's कैपिटल अकाउंट और टू B's कैपिटल अकाउंट। 50,000 के जनरल रिजर्व को हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये हमारा आ गया 30,000 और 20,000। देखो जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि वो लाइबिलिटी है। अब उसे खत्म करना है तो उसे क्या कर दिया, डेबिट, और ये बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर्स को, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन को रेफर करो, पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इफ ए एंड बी डिसाइडेड टू लीव द जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था, इसलिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाहता है। अगर वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाहता है रिजर्व को, तो उस केस में हम सिंगल एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और ये एंट्री हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पास करते हैं। ठीक है, अगर वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता तो हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब इस केस में हमें ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने दिया था कि उनकी ओल्ड रेशियो थी 3:2, ओल्ड रेशियो थी 3:2 और न्यू रेशियो थी 1:1, न्यू थी 1:1। अब हम इनके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, 3/5 माइनस 1/2, 5 × 2, 6 - 5, ये आ गया 1/10, और बी के लिए 2/5 माइनस 1/2, ये आ गया 5 × 2, 2 × 2 माइनस 1 × 5, ये हो गया 4 - 5/10 माइनस 1/10। तो हमारे पास गेन किसका आ रहा है, बी का, और सेक्रीफाइस किसका आ रहा है, ए का। तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और हम कितने से एंट्री पास कर देंगे, जितना भी रिजर्व का बैलेंस था, 50,000, 50,000 का 1/10 जो भी उनका सेक्रीफाइसिंग का शेयर है, तो 5,000 और 5,000। देखो एक्स और वाई शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 3:1 में, मतलब ये क्या होगी, उनकी ओल्ड रेशो। जिन्होंने अब रेशो चेंज कर दी 1:1, मतलब ये क्या होगी, उनकी न्यू रेशो। बैलेंस शीट हमें शो कर रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो वर्कमैन को एक्सीडेंट से बचाने के लिए या क्लेम वगैरह देने के लिए हम एक रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब रिजर्व है तो इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड आता है। अब वो रिजर्व हमने मेंटेन किया 60,000 का, लेकिन कोई क्लेम ही नहीं आया। अगर वर्कमैन कंपनसेशन के केस में हमें क्लेम नहीं आता तो हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए बनाया गया था। अब वर्कमैन कंपनसेशन का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे, इससे डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब ये 3:1 मतलब 3/4 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आ गया हमारा 45 और 50। पी एंड क्यू शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 4:3 की रेशो में, जिन्होंने अब रेशो चेंज कर दी 1:1। बैलेंस शीट में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 80,000 का, जिसमें से क्लेम आ गया 30,000 का। देखो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे, कितने से डेबिट करेंगे, 80,000 से, और क्लेम हमें कितना का आया, 30,000 का, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आ गया, 30,000 का। अब 80 में से 30,000 का तो क्लेम आ गया, हमारे पास बचा कितना, 50,000 बैलेंस। ये 50,000 किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब पी और क्यू में 4:3 मतलब 4/7, और 50,000 इंटू 3/7 में डिस्ट्रीब्यूट होगा टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये आएगा हमारा
21429 और ये आ रहा है 28571। तो हमें रिजर्व तो मेंटेन किया था 80,000 का, लेकिन क्लेम हमारे पास आया 30,000 का। तो जो 50,000 बच गया वो वैसे भी ओल्ड पार्टनर्स के लिए मेंटेन करा था रिजर्व, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बचे हुए 50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो ए और बी शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 3:2 में, जिन्होंने अब रेशो चेंज कर दी 1:1। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का, लेकिन क्लेम आ गया 65,000 का। देखो ये ऐसे समझो कि हमारी गुल्लक में तो थे 50,000 पैसे, 50,000 रुपीज, और हमने क्लेम कर लिए 65,000, तो हमें 15,000 का यहाँ शॉर्टफॉल हो गया। ये हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज करेंगे। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था हमारा, अकाउंट डेबिट 50,000 का, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये हो गया 65,000। अब हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं आई, तो हमने यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया 15,000 से, ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। अब नेक्स्ट एंट्री में हम इस 15,000 के रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। 15,000 का था, हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स थे ए और बी 3:2 की रेशो में, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 का अगर हमने 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आ गया हमारा 9,000 और ये आ गया हमारा 6,000। देखो यहाँ हमारे पास उतना रिजर्व है ही नहीं, तो हमने बचे हुए अमाउंट को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया, फिर उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस डाल दिए। ए और बी ने प्रॉफिट शेयर किया 3:2 में, ओल्ड रेशो, जिन्होंने अब रेशो चेंज कर दी 1:1। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। देखो अब हमें अगर डेबिट बैलेंस है तो हम एंट्री में क्या करते हैं, उसे क्रेडिट इफेक्ट खत्म करने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, लॉस होना, तो इससे पार्टनर्स का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। तो पार्टनर्स को क्या कर देंगे हम, डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो 25,000 को अगर हमने 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये हमारा आ गया 15,000 और 10,000। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस था तो हम इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, उससे क्रेडिट, और इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। कैपिटल का बैलेंस हो जाता है क्रेडिट अगर वो इंक्रीज होती है, आगे यहाँ कैपिटल कम हो रही है तो उससे क्या कर देंगे, डेबिट। हम लेक्चर यही एंड करते हैं।